एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस एकेडमी। आज हमारा एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अच्छा, मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप एमटीएस का प्रैक्टिस सेट भी देखिए और हमारे चैनल पर सीजीएल का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। सीजीएल का भी देखा कीजिए। ये दोनों ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फिल इन द ब्लैंक्स अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है। देखिए इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी चीज अग्नि चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है या फिर स्लेट है। देखिए अग्नि चट्टान का जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेसाल्ट। देखिए अब हम जानते हैं थोड़ा चट्टान के बारे में। देखिए चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान होती है, अपसारी चट्टान होती है और रूपांतरित चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान के एक उदाहरण देखते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण होते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और पेगमाटाइट। ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब अवसादी चट्टानों के उदाहरण के देखेंगे। देखिए अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और पोटास। ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं। याद रखेंगे, उदाहरण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम रूपांतरित चट्टानों के बारे में देखेंगे। देखिए रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है फाइलाइट, सिस्ट, नीस और क्वार्ट्जलाइट और मार्बल। ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था। इसको गैर सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1970 में, 1988 में, 1890 में या फिर 1980 में? देखिए सेबी को गैर सांविधिक निकाय के रूप में 1988 में स्थापित किया गया था। देखिए सेबी, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना या इसकी गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। लेकिन फिर सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार दे दिए गए। ठीक है, कैसे अधिकार दे दिए गए? वैधानिक अधिकार दे दिए गए कब? 1992 ईस्वी को। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सेबी का मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? देखिए रेडियो तरंगों के संचरण में कौन सी परत मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या बहिमंडल? देखिए रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है ताप मंडल। ताप मंडल में ही आयन मंडल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए वायुमंडल की कुछ परतें देख लेते हैं। देखिए हमारे ऊपर सबसे ऊपर होती है सबसे हमारे ऊपर जो सबसे पहले आती है वो आती है क्षोभ मंडल। कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके बाद आती है मध्यमंडल। मध्यमंडल के ऊपर आता है तापमंडल। फिर तापमंडल के ऊपर आता है बहामंडल। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तापमंडल में आयन मंडल होता है, यानी कि ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये तापमंडल, ये परत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का घर होती है। ठीक है, तापमंडल क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का घर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है। और आयन मंडल इसी परत का एक भाग होता है और यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। तापमंडल किसमें मदद करती है? रेडियो प्रसारण में मदद करती है। याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? देखिए संयुक्त राष्ट्र कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? 1942 में, 1947 में, 41 में या 45 में? देखिए संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 1945। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1945। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखेंगे। देखिए इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना। इसका क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। इसका मुख्य श्रेय दिया, इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय जाता है रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन और जॉर्ज क्लेमेशो को इसकी स्थापना का मुख्य श्रेय दिया जाता है। इसके सदस्य हैं 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। और जो 193वां सदस्य बना है वो 2011 में दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है, याद रखेंगे, 2011 में दक्षिणी सूडान बना है कौन सा? 193वां सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का। याद रखेंगे इस चीज को। इसके अलावा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं इसके? इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं इसे देख लेंगे। देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इसके ये 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं। इसके अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यूएनओ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ही हो गया। इसमें 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसे देखेंगे। देखिए अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी, अरबी, स्पेनिश। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी, अरबी, स्पेनिश। ये यूएनओ की 6 भाषाएं हैं, याद रखेंगे इसे। और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? इसके प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। ठीक है, इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव है। और इसके प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक नहीं है? इसमें से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है? इसने हमसे ये पूछा है। देखिए ऑप्शन ए कांच, पारा, इबोनाइट या फिर सूखा कागज। देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 कुचालक हैं और एक कुचालक नहीं है। देखिए कांच कुचालक, इबोनाइट और सूखा कागज ये सारी चीज कुचालक हैं। केवल एक पारा जो है ये सुचालक होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? कौन सा मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद का है, आंवला का है, कटहल का है या फिर आम का है? देखिए मैंजीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, अमरूद, आंवला और कटहल के भी वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं। देखिए अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम ग्वाएवा। क्या होता है? सीडियम ग्वाएवा अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है। अच्छा, आंवला का वैज्ञानिक नाम देखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिलैंथस एम्बेलिका। ठीक है, आंवला का वैज्ञानिक नाम होता है फिलैंथस एम्बेलिका। और कटहल का वैज्ञानिक नाम होता है आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। क्या होता है? आर्टोकार्पस ऑफ हेटेरोफिलस, ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 द्वारा कितनी पूंजी के साथ की गई थी? कितनी पूंजी के साथ की गई थी? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 3 करोड़? देखिए जो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 5 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। किसके साथ की गई थी? 5 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। देखिए रिजर्व बैंक के बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 ईस्वी में हिल्टन यंग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग की सिफारिश पर हुई थी 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो थे ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। तो 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे? 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे ना। तो 5 करोड़ रुपए के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखें। 1 जनवरी 1949 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी कि इसको सरकारी बना लिया गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। और 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा आरबीआई का संचालन होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? 21 सदस्यों में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसके अलावा 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं। कौन कौन? एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 4 क्षेत्रीय गवर्नर और 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं इन 21 सदस्य। ठीक है, याद रखेंगे। इसका कार्य होता है बैंकों पर नियंत्रण, नोट का निर्गमन और मुद्रा का विनिमय। ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टप्पा गायन किस घराने से संबंधित है? सहारनपुर, लखनऊ, बनारस या आगरा? टप्पा गायन किससे संबंधित है? देखिए जो टप्पा गायन है बनारस घराना से, इस मतलब बनारस घराना से संबंधित है टप्पा गायन। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सहारनपुर घराना से कौन संबंधित है? इसे देखते हैं। सहारनपुर घराना से मोहम्मद जामा संबंधित है और यही इसके संस्थापक भी हैं, याद रखेंगे इसे। अच्छा, लखनऊ घराना से पंडित बिरजू महाराज संबंधित हैं। देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ये कराया आपको। ठीक है, लखनऊ घराना से कौन संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज। अच्छा, बनारस घराना से संबंधित है, ये बनारस घराना है, यहाँ से संबंधित है पंडित गोपाल मिश्र, ये बनारस घराने से संबंधित है। और आगरा घराने से संबंधित है हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। आगरा घराने से कौन संबंधित है? हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, ये आगरा घराने से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? गोया नृत्य, बिहू, नोंगकराम या फिर होजागिरी? देखिए असम से संबंधित है बिहू नृत्य। असम से कौन से संबंधित है? बिहू नृत्य संबंधित है असम से। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहू। भुइया, नोंगकराम, होजागिरी, ये कहाँ कहाँ के नृत्य हैं, इसे देख लेते हैं।
देखिए बुइया नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और नोंगकराम नृत्य मेघालय का है, और होजागिरी त्रिपुरा का है। ठीक है, याद रखेंगे। बुइया नृत्य किसका है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। नोंगकराम मेघालय का है, होजागिरी त्रिपुरा का है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है बारिश के बाद, वो कब कहाँ दिखाई देता है, सूरज की ओर दिखाई देगा, या सूरज के विपरीत दिखाई देगा, या कहीं भी सूर्य की स्थिति से पृथक अलग दिखाई देगा, या फिर सूरज के अभाव में भी दिखाई दे जाता है। ठीक है, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष हमेशा और हमेशा सूरज के विपरीत दिखाई देगा। तब कहाँ दिखाई देगा, सूरज के विपरीत दिखाई देगा, हमेशा याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। परन में, झुंझुनू में, टोंक में, या बीकानेर में। तो ऊंट पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये स्थित है बीकानेर में। यहाँ पर स्थित है बीकानेर में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। मुनरो, उमानंदा, भवानी, या फिर माजुली। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माजुली द्वीप। अच्छा देखिए, ये कहाँ पर स्थित है, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ये लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये वाला माजुली नदी द्वीप। और इस यहाँ पर देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियों के घर हैं। किस कौन कौन सी जनजाति रहती हैं यहाँ पर, यहाँ पर देवरी और मिजिंग जनजाति रहती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जेम्स वॉटसन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्रांसिस क्रिक ने, या फिर हेनरी मोसले ने। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखें। इन्होंने कब की थी, 1928 ईस्वी में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और इसी की खोज के लिए 1945 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, सॉरी, हाँ, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, 1945 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीता था। क्यों जीता था, क्योंकि इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, और पेनिसिलिन एक प्रथम एंटीबायोटिक था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, हेलेंस्की है, डबलिन है, कोपेनहेगन है, या फिर ओटावा है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, याद रखें। कुछ देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। देखिए बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रसेल्स, और इसकी मुद्रा होती है यूरो। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स और इसकी मुद्रा है यूरो। और इसके अलावा फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की और इसकी मुद्रा है यूरो। इसी तरह से कनाडा की राजधानी है ओटावा और इसकी मुद्रा है डॉलर। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, और इसकी मुद्रा है क्रोन। याद रखेंगे। इसके अलावा आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और इसकी मुद्रा है यूरो। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, और मुद्रा है इसकी यूरो। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है। वित्त मंत्रालय करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, आरबीआई करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं करता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा और हमेशा याद रखेंगे, ये एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। देखिए ध्यानचंद्र हॉकी से जुड़े थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ध्यानचंद काफी अच्छे खिलाड़ी थे और इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, देखिए इन्होंने 1928, 1932, 1936 में 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे, ये ध्यानचंद्र। ठीक है, 1928, 1932, 1936 में 3 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे थे ओलंपिक में। याद रखेंगे। और इन भारत सरकार ने इन्हें 1956 में, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है, इसको ध्यानचंद्र को। और इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त, और 29 अगस्त के दिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एसबीपीएन एनपीए किसके पास स्थित है। ठीक है, एसबीपीएनपीए किसके पास स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद है, पुणे है, भोपाल है, या फिर चंडीगढ़ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये हैदराबाद में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या करता है, ये भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को, माउंट आबू में इसकी स्थापना हुई थी, माउंट आबू राजस्थान में। और सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी, सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सीपीटीसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 15 सितंबर 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नदियों में जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण होता है तो उनको किसके द्वारा मापा जाता है, घुली हुई क्लोरीन की मात्रा के द्वारा, घुली हुई नाइट्रोजन की मात्रा के द्वारा, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा, या फिर घुले हुए ओजोन की मात्रा के द्वारा। ठीक है, नदियों में जल के प्रदूषण को मापा जाता है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं। तो इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लद्दाख या पुदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, या फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप या मिजोरम। देखिए, भारत का केंद्र शासित इनमें से प्रदेश नहीं है, वो नहीं है, मिजोरम नहीं है। कौन सा नहीं है, मिजोरम नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। ठीक है, देखिए हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हम सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद है फिर हमारे पास अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान व निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद फिर आता है चंडीगढ़, और फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा है पुदुचेरी, ये भी केंद्र शासित। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है, आर्टिकल 368 के तहत। ये हमने पहले भी बताया आपको, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम पियदस्सी भी था। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिनका नाम देवानाम पियदस्सी भी था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, गौतम बुद्ध थे, अशोक थे, या फिर महावीर थे। ठीक है, देवानाम पियदस्सी जो नाम था वो था सम्राट अशोक का। ठीक है, याद रखेंगे, सम्राट अशोक का नाम था। ठीक है, सम्राट अशोक का जो कार्यकाल रहा है वो 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, इनके ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। अच्छा, पहले राजा कौन थे, पहले राजा चंद्रगुप्त, दूसरे बिंदुसार, फिर उसके बाद आते हैं अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, फिर अशोक, ये तीसरे राजा थे। ठीक है, इन्होंने, इनको किस लिए जाना जाता है, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया। इनके ये इनका मेन काम था भैया, इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। ठीक है, इन्होंने धम्म यानी कि पवित्र सामाजिक आचरण, मानवता का कल्याण की अवधारणा का विकास किया था इन्होंने। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था इन्होंने, और लगभग अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का प्रभावी शासनकाल किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, इनके शिलालेखों में इन्हें देवानाम प्रिय और देवानाम पियदस्सी भी कहा गया है। ठीक है, इनके शिलालेखों में इनको देवानाम प्रिय या फिर देवानाम पियदस्सी कहा गया है। ठीक है, अधिकांश शिलालेख केवल 2 को छोड़कर खरोष्टी लिपि में थे, जो कि 2। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सम्राट अशोक के ज्यादातर शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ऐसे पहले विद्वान बन गए जिसने अशोक के शिलालेख का अर्थ निकाला था। किसने अशोक के शिलालेख का अर्थ निकाला था, जेम्स प्रिंसेप पहला विद्वान था जिसने अशोक के शिलालेख का अर्थ निकाला था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है औरंगाबाद में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।